कि इलेक्ट्रिक का मानना है कि जब तक ये पानी की निकासी नहीं होगी हम बिजली बहाल नहीं कर सकते उन इलाकों में। तो हमारा जो एक ओवर आर्चिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इन इदारों के दरमियान, वो यकीनन उसका फुकदान है और वो मिसिंग है। और इसके लिए कोई आप जवाब नहीं दे सकते। बेशक एक कुदरती आफत होती है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स टाइम जो हमें सिखाया गया कि 3 आवर्स पे बिलीव करता है, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। हम रेस्क्यू के ही अमल से पिछले 80 घंटों में नहीं निकल पाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्या तैयारी है। कराची की सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। ज़रा हैं कि इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद जहां जगह जगह पानी अभी भी खड़ा हुआ है, मुश्किलात हैं, सड़कों का क्या हाल है, लोगों का क्या तासुर है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। मुझे बताइएगा कि कराची की बारिशों के बाद सड़कों का क्या हाल है, क्या निकासी अब मुकम्मल तौर पर या ज़्यादातर तौर पर मुकम्मल हो पाई है या नहीं? प्लीज़ ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, जहाँ तक बारिश के बाद की सूरत हाल है वो इंतहाई इस वक्त भी शहर में ख़राब नज़र आती है। शहर की बेशतर जो मरकज़ी शाहराएँ थी उन पर मुख्तलिफ़ मकामात पर गड्ढे पड़ गए हैं। इसकी सूरत, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शाहर पाकिस्तान जो कि सबसे मसरूफ़ शाहरा है, इस पर बेशतर मकामात पर गड्ढे पड़े हैं और इसमें एक हादसा भी पेश आया जिसमें 2 नौजवान डूब कर पड़ने वाले गड्ढे में डूब कर जहाँ बाक हुए थे। जबकि शहर के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, ख़ास तौर पे जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ सूरत हाल ताहाल ख़राब है और पानी जो है वो यहाँ बारिश का पानी मौजूद है, जिसकी निकासी का कोई अब तक इंतज़ाम नहीं किया जा सका है। जी जनाब, और ये हम वहाँ बात कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले कहा गया कि सिंध हुकूमत की प्रिपेयर्डनेस बड़ी ज़बरदस्त है कोरोना के हवाले से। कोरोना हमारी सेहत का मामला था, उसमें भी सफाई बड़ी अहम थी। इस वक्त ऐसा लगता है यकायक हम फास्ट फॉरवर्ड करके किसी ऐसी दुनिया में पहुँच गए हैं जहाँ कोरोना का तो थ्रेट है ही नहीं। यही हुकूमत जो दावा कर रही थी कि हमारी बड़ी तैयारी है, इसके सबसे बड़े शहर में, यानी आप सूबे के कैपिटल की बात कर रहे हैं, आप मुल्क के फाइनेंशियल हब की बात कर रहे हैं, जगह जगह गंदा पानी खड़ा हुआ है, वबाएं फूटने का बहुत बड़ा यहाँ पे इस वक्त अंदेशा है, लेकिन सफाई का, नज़्म ज़ब्त का, लोगों की रेस्क्यू पे पहुँचने का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं है। शमील, मुझे ये भी बताइएगा कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ अभी भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है, और ये बड़ा अहम है क्योंकि वहाँ पे बच्चे, बुज़ुर्ग कई घंटों से बगैर बिजली के बैठे हुए हैं। इस वक्त इस मामले में क्या तब्दीली आई है, बताइएगा। बिजली के हवाले से अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो शहर में यही सूरत हाल अभी नज़र आ रही है कि 2 रोज़ कबल बारिश, जब 3 रोज़ कबल जब तेज़ बारिश शुरू हुई थी तो उसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। अभी हम देखते हैं कि शहर का बड़ा इलाका जो है वो बिजली की सहूलत से महरूम है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा तो जा रहा है कि तमाम फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि शहर के बेशतर इलाके इस वक्त भी तारीकी में डूबे हुए हैं। जबकि गुज़िश्ता रात 3 रोज़ के बाद शहर में तमाम मोबाइल नेटवर्क जो है वो भी बहाल हुए हैं। जी जनाब, और नेटवर्क्स के बारे में आपको अपडेट करते रहें कि हमेशा 9 और 10 मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात के सिलसिले में इन नेटवर्क्स को जैम किया जाता है, लेकिन जब ऐसी क्राइसिस की सूरत हाल हो, कहा जा रहा था कि इनको जैम सिर्फ़ और सिर्फ उन इलाकों में किया गया है जहाँ से मरकज़ी जुलूस ने बरामद होना था। बाकी इलाकों में अगर आपको नेटवर्क में कोई भी दुश्वारी आ रही है तो ये मवासलाती निज़ाम है जो अफेक्ट हुआ है इन बारिशों की वजह से, उस पर भी काम जारी है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त मुल्क के शहर के उन इलाकों में जिनको कहा जाता है कि कमर्शियल हब्स थे, बड़े महंगे इलाके तस्वुर किए जाते थे, अगर आप वहाँ पे कोई भी कारोबार या दुकान अपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सच एज़ बुखारी कमर्शियल, शहबाज, वहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। ताफुन इस कदर शदीद है कि लोगों के लिए चलना फिरना या उसमें से गुजरना मुमकिन नहीं है। और मेरे ख्याल में एक और बड़ी अजीब सी डिबेट मैंने ऑनलाइन देखी कि हम ये समझते हैं कि हमारे दिलों में नफ़रतें या एहसास की इस हद तक भी कमी हो चुकी है कि कुछ लोगों का मानना है कि जी अच्छा हुआ पौश इलाकों को भी पता चला कि लार्जर कराची किन तकालीफ से गुजर रहे हैं। यहाँ पहले भी जब रिकॉर्ड बारिशें नहीं होती थी, बहुत सारे ऐसे इलाके थे, स्लम एरियाज थे, मुतवस्सित तबके के इलाके थे जो ज़ेरे आब आ जाते थे। आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर, बिकॉज देखिए तकलीफ़ किसी भी शख्स की हो वो सांझी होती है, और तब भी आवाज़ उठाई जाती थी इन लोगों के लिए, एहसास के लिए। शायद ये तस्वुर किया जा रहा है कि अब जो लोग साहिब हैसियत हैं उनको
शायद वसीला हासिल है, वो अपनी बात सोशल मीडिया पे कह सकते हैं, ज़्यादा ऊंचे और भरपूर अंदाज में बयान कर सकते हैं, तो उनकी सुनवाई ज़्यादा होगी। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि हम सब में कोई इस तरह की तफरीक रह नहीं गई। जहाँ मैं बात करना चाहूँगी डोमिटेबल स्पिरिट ऑफ कराची की, लोगों ने फिर भी एक दूसरे की मदद करना नहीं छोड़ी। पीपल हैव कम टू ईच अदर्स रेस्क्यू एंड दैट इज़ द स्पिरिट, बट दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़। उसको हम एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि जी ये लोग तो उठ ही खड़े होते हैं, बड़े रिजिलियंट हैं। इसमें भी बड़ी बात हो रही है, इस रिजिलियंस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, बारिश और तेज़ हवाओं के बावजूद शहरियों ने कई जगह प्रोटेस्ट भी किया। जब हम देख सकते हैं कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी बिजली, गैस, वाईफाई, नेटवर्क सभी एक तरह से मुनक़ता हो गए, तो लोगों ने इस पर अपने तशवीश का इजहार किया और प्रोटेस्ट किया। आज भी कई प्रोटेस्ट स्केड्यूल्ड हैं शहर में। लेकिन आपको बताते चलें कि मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक संडे से यानी गुज़िश्ता इतवार से हम देख सकते हैं कि एक और स्पेल ने कराची में एंटर होना है। मज़ीद बारिश की तवक्कुआत हैं। ज़रा इस बारे में मज़ीद तफसीलात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद मलिक, आप तर्जुमान हैं PMD के। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या तैयारी करें कराची वाले, इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की और किस तरह के शावर्स एक्सपेक्टेड हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा तेज़ मूसलाधार तूफ़ानी बारिश होगी? देखें, हमारे पास जो वेदर डाटा था जिसके बारे में हमने इस स्पेल के बारे में प्रेडिक्शन दी थी जी, उसके हवाले से ये है कि वो जो वेदर स्पेल है वो काफ़ी हद तक वीक हो चुका है। और आप देखें तो सिंध के दूसरे एरियो में वो कल से रेन मौजूद है, लेकिन वो कराची के ईस्ट और नॉर्थ की साइड से गुजर रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है कि आज दिन को लाइट टू मॉडरेट रेन तो हो सकती है कराची में, लेकिन हैवी शावर एक्सपेक्टेड नहीं है इस सिस्टम में। और ये उम्मीद है कि ये सिस्टम कराची को टच किए बगैर ही साइड से गुजर जाएगा। और क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादातर नॉर्थ की साइड पर मूव हो रहा है, इसकी वजह से साउथ में ज़्यादा रेन होने के चांसेस नहीं है, स्पेशली इस सिस्टम की वजह से। सही। अच्छा खालिद साहब, ये भी हमें बताइएगा कि क्या ये मानसून सीज़न का 2020 का आखिरी स्पेल है, या फिर कुछ लोगों ने ये भी इशारा दिया है कि 7 सितंबर के बाद एक और स्पेल को डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? आपका डेटा, आपकी फोरकास्ट क्या कहती है इस बारे में? देखिए, नॉर्मली जो हमारे पास मॉनसून का स्पेल होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 सितंबर तक चलता है। ये 90 डेज का स्पेल है जी। लेकिन नॉर्मली 15 सितंबर के बाद इसकी जो शिद्दत है वो काफी हद तक कम हो जाती है। अभी ये जो स्पेल कराची में गुजर रहा है, ये जो हमारे डाटा में या जो हमें एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उसके हिसाब से ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने ज्यादा शिद्दत के साथ रेन दी। इसके बाद आने वाला कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है इस मॉनसून सीजन में अप टिल सितंबर के एंड तक जो कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल वहां पे दे। लाइट सी रेन हो सकती है, मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन इसके बाद कोई हैवी स्पेल की एक्सपेक्टेशन नहीं है इस मॉनसून सीजन में इंशाल्लाह ताला। खालिद साहब, मुझे ये बताएगा कि ये तो 90 साल का बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या अब हर तरफा हम इसी तरह का मॉनसून एक्सपेक्ट करें? क्या अब हमें अपने शहर को इस हिसाब से तरतीब देना चाहिए, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, या ये आपके ख्याल में ये एक अनोमली था, ये इस साल हुआ है लेकिन इंशाल्लाह ताला ये ट्रेंड नहीं बन जाएगा पाकिस्तान में और कराची के मॉनसून शावर्स का? देखिए, मसला ये है कि ये आपने सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया। अब जब किसी जगह एक रेन हो जाती है तो उसके जो सेटअप है उसको उसके मुताबिक चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि ये अगर आज हुई है तो ये कल भी हो सकती है। सही। वैसे इसमें नो डाउट कि ये हमारे पास जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इस दफा ये इतनी रेन हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि अगले सालों में भी ये पॉसिबिलिटी है। तो हमें अपने आप को चेंज उस तरह करना चाहिए जिस तरह हम इस दफा प्रॉब्लम में गए हैं, नेक्स्ट टाइम किसी और प्रॉब्लम में हम ना जाएं। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक बड़ी तशवीशनाक सी रिपोर्ट फॉरवर्ड हो रही है कि 2050 की कुछ फोरकास्ट दी जाती हैं कि जिस तरह माहौलियाती तब्दीली आ रही है, 2050 में कहा जाता है कि बेशतर हिस्सा कराची का अंडर वाटर होगा, बिलो द सी लेवल हैं हम, और एक तो समंदर की चढ़ाई भी है, फिर ये तमाम तब्दीलियाँ भी हैं, बारिशें भी हैं। आप इस रिपोर्ट को मानते हैं? इसको किस तरह व्यू कर रही है आपका डिपार्टमेंट भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी?
एक्चुअली देखें, जो इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं ये डिफरेंट मॉडलिंग के डाटा पे बेस करती हैं। इसमें कुछ मॉडल्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज जब होगा तो उस क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफरेंट जगहों पे वेदर की कंडीशन डिफरेंट होगी। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ड्राउट में चले जाएंगे और कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे रेंज ज्यादा होगी। लेकिन इस डाटा पे हम प्रोजेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्शन को जब टाइम गुजरता है तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जब भी मॉडल रन करते हैं उनको हम बाउंड्री कंडीशन देते हैं और बाउंड्री कंडीशन जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनसे आपको हल्का सा एक आइडिया तो मिल जाता है, लेकिन आप उस पर कोई ज्यादा कंसंट्रेट करके ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा जो कि मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर खालिद, आपसे मेरा आखिरी जवाब ये होगा कि बड़े एक्सट्रीम शिफ्ट्स हम देख रहे हैं कराची के वेदर में। गर्मियाँ आती हैं तो हीट वेव आ जाती है, जब हम सर्दियों की तरफ जाते हैं नवंबर दिसंबर में हमने देखा कि इस दफ़ा शदीद किस्म की कोल्ड वेव भी आई और अब ये बारिश है। कराची की बढ़ती हुई वेदर वल्नरेबिलिटी की वजह आप क्या देखते हैं और इसको हम किस तरह फाइट बैक कर सकते हैं? क्या शजरकारी की मुहिम लगाई जाए, क्या किया जाए ताकि हम इतने वल्नरेबल ना हों? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इतना कराची में वेरिएशंस क्यों आ रही है। उसकी मेन चीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कार्बन बहुत ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, वहाँ से अच्छी खासी कार्बन एटमॉस्फेयर में जाती है, वो पूरे वेदर को डिस्टर्ब कर देती है। सही। और उससे जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती हैं। जितनी प्लांटेशन ज्यादा होगी, जितने ग्रीन एरिया ज्यादा होगा, उतने माहौल के लिए बेहतर होगा और आपके वेदर पैटर्न जो है वो एक प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें ग्रीनरी को जितना ज्यादा मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना करें, और हम जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं उसको किसी तरह महदूद करें, जो कि ये पॉसिबल नहीं है महदूद करें, लेकिन एटलीस्ट हम उसको एक जगह इकट्ठा करने के बजाय थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, तो कम से कम एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। सही। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ी अहम आपकी गुफ्तगू। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो एक छतरी में हर घराना प्लीज़ इन्वेस्ट कर ले, और बाकी जो ज़रूरी लवाजमात हैं, इस दफ़ा आपने घरों में देखा कि कई लोगों ने सक्शन पंप घर के अंदर ख़रीद के रख लिया है कि खुदा न खासा ऐसी बारिशें दोबारा हों। तीसरा ये कि बड़ा अहम होता है जी कि आपका तर्ज़ तामीर आपके घर का कैसा है, और आपके घर के कई फ्लॉज आपको पता चले होंगे, मुरम्मती काम आपने करवाना है, कहाँ कहाँ से पानी आ जाता है, किस तरह जो आपके घर के फॉल्ट्स हैं, पाइप्स हैं, चीज़ें हैं जिनको बेहतर करनी है। आई थिंक वी डेफिनेटली नीड टू लुक एट इट। ये वक्त है हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, दूसरे इंजीनियर्स के लिए कि वो सामने आएँ और बेहतरीन तजावीज़ पेश करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि CBC और DHA के सामने कुछ प्रोटेस्ट आज के लिए स्केड्यूल हुई हैं, इसकी क्या वजह बनी और क्या ये इदारे कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द ग्रीवियंसेस ऑफ द रेजिडेंट्स। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और कराची आइट्स का जब मैं इनडोमिटेबल स्पिरिट की बात करती हूँ जी, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हम अपने आप पे सबसे पहले खुद कहा लगाते हैं ताकि अपनी हालत पे थोड़ा सा अपने आप को दिलासा दे सकें। तो किसी मनचले ने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि बारिश में अब कोई तफरीक नहीं रही, एक ही पानी में नाजमाबाद और डिफेंस सबको पानी पानी कर दिया, सबको बराबर कर दिया। लेकिन शायद DHA और CBC की अगर बात की जाए, पहली दफ़ा DHA के रेजिडेंट्स ने इस तरह की तबाहकारी देखी जब उनके घरों में, उनके बेसमेंट्स में पानी भर आया। एंड ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन कि दिस इज़ अ वेरी वोकल क्राउड, वेरी वोकल एक्सेसिबल रिसोर्सफुल पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमने सोशल मीडिया पे भी इसकी भरमार देखी, जो आप शायद नज़ारे नहीं देख पाते थे कि कितनी तबाहकारी हुई है, वो भी आप तक पहुँचे। आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेजिडेंट्स ऑफ DHA इन फ्रंट ऑफ DHA एंड CBC ऑफिसेज। इस हवाले से PTI के जो नुमाइंदगान है उन्होंने भी प्रॉमिस किया है लॉ मेकर्स ने कि कुछ कार्रवाई की जाएगी और वो इस आवाज़ को बुलंद करेंगे पार्लियामेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं MNA ऑफ PTI जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या कोई ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं, किसी तरह यकीन दहानी कराई गई है CBC और DHA की तरफ से या नहीं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप लोगों की भी कई मीटिंग्स रही हैं, इस वक्त CBC और DHA किस तरह जो रेजिडेंट्स की मुश्किलात हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं? देखिए सिद्रा, ये जो क्लैमिटी हुई है ये बिल्कुल एबनॉर्मल थी,
100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। जो DHA का निज़ाम है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की कैपेसिटी है वो 120 मिलीमीटर की है, जबकि 200 मिलीमीटर बारिशें हुई हैं। और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बेसमेंट्स में पानी गया हो, और बहुत तादाद लोगों के बेसमेंट और ख़ासतौर से कमर्शियल एरियाज़ के बेसमेंट में पानी गया है। अब लोग अकॉर्डिंगली अपने आप को भी मैनेज करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 3 मेजर फेजेस थे, जब फेज़ 1, फेज़ 4 और फेज़ 6, फेज़ 1 एंड फेज़ 4 तो शुरू में है, वो क्लियर हो चुके हैं। फेज़ 6 इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा, जो कि ख़ासतौर से शहबाज, शहर, हिलाल, शुजात और बुखारी कमर्शियल एरिया, बुखारी का एरिया जो है, मुस्लिम वगैरह, कि ये बिल्कुल समंदर से करीब है। बैक फ्लो समंदर से आ रहा है। हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारे समंदर में पानी आ रहा है, खाने नहीं आ रहा है, नाले भी आ रहे हैं, दूसरे नाले भी आके गिर रहे हैं। ओवरऑल जो कराची का निज़ाम है, अब उस निज़ाम को रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, और उसकी रूट कॉजेस पे जाना भी बहुत जरूरी है। रूट कॉजेस क्या है? कराची में 31 से 35 बड़े नाले हैं और 300 छोटे नाले हैं जो स्टॉर्म वाटर के हैं, और उसमें ड्रेनेज आके मिल रहा है। और जो बड़े नाले हैं उसके ऊपर इंक्रोचमेंट बहुत हो गई है। मैं आपको बताऊं, आफ्ताब साहब आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, और इसकी मेन वजह यही रही है कि जो मेन आर्टरी सी नाला से उनके ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है। लेकिन मुझे बताइएगा, जैसे आपने नंबर मैं आपको बता दूं, इंक्रोचमेंट का नंबर कितना है। देखिए 10 से 12 लाख घर हैं जो इन नालों पे हैं, और 50 से 60 लाख अफराद वहाँ पे रहते हैं। अब इनको वहाँ से हटाना, उनको रिहेब करना, किसी और जगह शिफ्ट करना, इससे मतलब बहुत बड़ा मेरिकल होगा इसको, इस तमाम चीज़ों को मैनेज करना। फिर कराची के ऊपर फंड्स नहीं लगे, NFC के तहत फंड्स आते हैं, PSC के तहत कराची को नहीं लगते हैं, तो ये बड़े जो ना, अब हमें आफ्ताब साहब अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये प्रोब करना चाहूँ, आपने जैसे खुद इशारा दिया 10 से 12 लाख घर इंक्रोचमेंट की ज़मीनों पे हैं, जो कि नाले की ज़मीन थी, रेन ड्रेन्स थे ये हमारे। मुझे ये बताइएगा, ये गुज़िश्ता कितने सालों में ये इंक्रोचमेंट हुई? क्या ये 70 साल की हिस्ट्री है, 20 साल की हिस्ट्री है, 12 साल में हमने इन इंक्रोचमेंट्स को होने दिया? कुछ हमारे पास डेटा इंडिकेट करता है कि ये कितने सालों में ये काम हुआ है, कार्रवाई हुई है? ये मेरा ख्याल है जो सब नंबर्स आ रहे हैं ऑथेंटिक, ये 30 साल की कार्रवाई। पिछले 30 सालों में यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई है, चाइना कटिंग हुई है। आप देखें जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को ना तालीम अवेलेबल है, ना हॉस्पिटल अवेलेबल है, ना बच्चों को ये पता है कि स्कूल क्या होते हैं, स्कूल में प्ले ग्राउंड क्या होते हैं। जब हम बच्चे होते थे तो हमें प्ले ग्राउंड का मालूम होता था, पार्क्स का मालूम होता था। आज कराची के बच्चों को ना स्कूल में जो स्कूल पूरा का पूरा जो मास्टर प्लान है वो एक तरह से कोलैप्स कर गया। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका मास्टर प्लान का। सिद्रा आप पूछे सब लोगों से जो यहाँ के इस्तेदार में लोग रहे हैं, मास्टर प्लान का है। कराची का मास्टर प्लान नहीं है, और जब मास्टर प्लान नहीं होगा तो बेहंगम तरीके से कराची एक्सपेंड होगा। और जब ये एक्सपेंशन हो रही है, इसमें आप देखें 2.5% की ग्रोथ तो नेचुरल ग्रोथ है कराची में, और 2.5 से 3% जो है माइग्रेशन होती है पूरे पाकिस्तान से। जब कराची को आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो उसको अकॉर्डिंगली मैनेज भी करना होगा, उसके लिए वो रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे हमें। देखें बल्दियाती निज़ाम को सही करना पड़ेगा। अगर आप बल्दियाती निज़ाम एक तरह हम कहते हैं, आपने मास्टर प्लान का जो जिक्र किया, आखिरी इफेक्टिव फ़ाल मास्टर प्लान पाकिस्तान का किस साल में तरतीब दिया गया था, और उसको कब एक तरह से आप समझते हैं कि उसमें इतने तजावुज़ात हुए कि वो डिफंक्ट हो गया? मेरा ख्याल है ये तो 70s में ये मास्टर प्लान था, उसके बाद से कोई मास्टर प्लान प्रॉपर नहीं बना। हम बार बार कहते आ रहे हैं ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट के बल्दियात की है या KMC की है। इसके साथ हमने ये भी ऑफर की कि अगर आप नहीं कर सकते तो फेडरल गवर्नमेंट आपको हेल्प करने की जरूरत है। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद हर चीज में परमिशन फेडरल गवर्नमेंट को सूबाई गवर्नमेंट की चाहिए होती है। मैं अगर यहाँ पे बसेस डालना चाहूँ तो मुझे रूट की परमिशन सूबाई गवर्नमेंट ने देनी है। हम कोई भी काम करना चाहे सूबाई गवर्नमेंट के बगैर नहीं कर सकते। अब आप देखें जो नालों की बात करते हैं, एक बयान आया है CM सिंध साहब का, मुराद शाह साहब का, उस पर मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगी। उन्होंने कहा, और हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी अगर डिमांड की जाएगी, कोई भी रिक्वायरमेंट है सिंध हुकूमत की, उसको हंगामी बुनियाद पर पूरा किया जाएगा। लेकिन CM मुराद शाह साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि ज़रूर आप हमारी इमदाद कीजिए, हंगामी बुनियाद पर कीजिए, लेकिन इख्तियारात मत मांगिए। ये आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली हम कोई इख्तियार आपसे नहीं मांगने जा रहे, ना छीनने जा रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल मदद करती है, कोई फंडिंग करती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी का तो हक रखती है ना। और सबको मालूम है कि सिंध गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है करप्शन के हवाले से, नेपोटिज्म के हवाले से और तमाम मेरिट के हवाले से अबतर है। इसको मैं नहीं कहता, आप सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कमेंट्स देख लिए जो अभी पिछले दिनों कराची में उनका लगा था सुप्रीम कोर्ट की अदालत, तो उन्होंने क्या कमेंट दिए बल्दियात के हवाले से, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। हमारा ये कहना है अभी एक कमेटी बनी है फेडरल की और सिंध की, तीन मेंबर हैं उसमें। उनका जो काम है 6 मेजर इंपॉर्टेंट काम है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, K4 का मंसूबा और 1-2 और चीजें। ये इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से काम होगा। इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो है इंक्रोचमेंट। आप अब सड़कें बना लेंगे, फंड्स आ जाए तो सड़कें भी बन सकती हैं, सीवेज का निजाम बन सकता है, मगर जो मेन सप्लाई है और फिर दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखिए, लास्ट ईयर भी हमने एक लेट्स क्लीन कराची की कैंपेन की थी। कराची में 14,000 टन जो है कचरा पैदा होता है और जो डिस्पोज होता है, डिस्पोज आउट जो लैंडफिल जाता है, जो कि अनइंजीनियरिंग लैंडफिल है जाम छाकर और गोंडिल, 6,500 से 7,000 टन। और 7,000 टन 50% कचरा कराची शहर में पड़ा रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। कई किस्म के माफिया जी, और इस पे कई किस्म के माफियाज होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था चाइनीज कंपनी को, उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था डोर टू डोर। मार्सवाई डिफेंस के कई कराची शहर में डोर टू डोर करेक्शन नहीं होती, और फिर उसके लिए क्या होता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम शुरू कर दिए हैं। हर घर से 200, 300, 500 रुपए लेते हैं, वो ले जाके डालते हैं कचरा कुंडी में। कचरा कुंडी में एक नहीं, ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है आफ्ताब साहब, लेकिन एक सवाल और प्रॉब्लली मेरा आखिरी सवाल होगा, आपसे जरूर करना चाहूंगी कि जब आपका मैं बयान देख रही थी और पीटीआई लॉ मेकर्स ने ये अश्योरिटी दी रेजिडेंट्स डीएचए के जो रिहायशी थे उनको कि आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई जाएगी, डीएचए और सीबीसी की अकाउंटेबिलिटी एक तरह से कि भाई वो इतने टैक्सेस लेती हैं, रिस्पांस टाइम क्या था आफ्टर द अकाउंटेबिलिटी। कराची के बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वाई ओनली डीएचए एंड सीबीसी। बहुत सारे और इलाकों ने भी, जैसे टीपू सुल्तान की बात करें, पीसीएचएस की बात करें, सिंधी मुस्लिम की बात करें, और फिर फार फ्लंग एरियाज उरंगी, लियारी, अभी तो उनका जिक्र नहीं हो रहा, वहां पे भी फ्लडिंग हुई है, नया नाज़माबाद में भी शदीद फ्लडिंग हुई है। आप लोगों ने उनका केस टेकअप नहीं किया पार्लियामेंट में, व्हाई ओनली लिमिटेड टू डीएचए? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी डीएचए, क्लिफ्टन, सदर, एम्प्रेस मार्केट, थारादा, पाकिस्तान चौक, ये वो मार्केट है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 70% होलसेल का बिजनेस होता है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, मेरी तमाम एमएनएस की हमारी बात हुई है। हम सारे एमएनएस कराची के असेंबली में पहले दिन जब जिस दिन असेंबली होगी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये केस उठाएंगे। देखिए, जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी है, कोई भी इदारा हो, हर इदारे की जो सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जो टैक्सेस दी जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो इदारा खुद भी अकाउंटेबिलिटी करेगा और हमने भी उनसे पूछना है। हमारी कल बड़े हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स हुई है डिफेंस के लेफ्टिनेंट के हवाले से, और हमें पूरा अश्योरेंस ये दी गई है कि जो इश्यूज अभी नए पैदा हुए हैं और पैराने के साथ मिलकर इंशाल्लाह बहुत जल्द टेकअप किया जाएगा और अगले मानसून बारिश से पहले इस डिफेंस को बहुत बेहतर सूरत हाल में लेके आएंगे। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नाम की कोई चीज नहीं है। आपका सारा सुअर वाटर जो है, रॉ वाटर समंदर में गिर रहा है। ये देखिए, ये चीजें हैं, इनको हमने उठाना होगा, ये क्यों नहीं बन रही। तो इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली बल्दियात ने करना है या सिंध गवर्नमेंट ने काम करना है। मैं अगर बनाने जाता हूँ तो मुझे लाइन, जो सीवरेज की लाइन आएगी उसकी परमिशन सिंध गवर्नमेंट से जाएगी। और जो मैं आप बिल्कुल बजाय फरमा रहे हैं आफ्ताब साहब, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे कुछ नंबर्स के मुताबिक 5 करोड़ गैलन अनफिल्टर्ड अनट्रीटेड सीवेज वाटर रोजाना डंप किया जाता है इन द अरेबियन सी, एंड दिस इज यू नो आई ओपन। हमें इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तशवीश होनी चाहिए और इसके ऊपर कुछ अमल दमल होना चाहिए, और ये पिछले 16 साल से हो रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि हम किस तरह की तब्दीली अपने एनवायरनमेंट में लेके आ रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर द बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, और उम्मीद है कि कराची वालों की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचेगी, एंड वी आर ट्रस्टिंग यू विद दैट। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस हमारी गुफ्तगू होगी जी द फॉर्मर मेयर ऑफ कराची मुस्तफा कमाल साहब
से, और इसके अलावा सिंध कैबिनेट के जनाब तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जानेंगे कि ये जो कुछ इशूज़ यहाँ पर भी हमने हाईलाइट किए, ये कराची का मास्टर प्लान नहीं है, रिहायशी इस वक्त तकालीफ का शहरियों को सामना है, उसके लिए क्या किया जा रहा है। वील टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। ब्रेक से पहले का जो हमारा शो था, हमारे सेक्शन से अगर आप चाहें तो हमारे सोशल्स पे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं। अहम गुफ्तगू रही और जाना शहर कायद का हाल। आपको मैं आज की इस सेशन की शुरुआत से पहले बताना चाहूँगी मसारो इमोतो के बारे में। ही इज़ अ जापानीज़ डॉक्टर जिन्होंने मैसेजेस इन वाटर के नाम से एक बड़ी अहम रिसर्च की थी, और उनकी रिसर्च के मुताबिक अगर आप हर चीज़ में एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को चावल के पौधों के साथ किया कि 3 चावल के पौधे उगाए, एक को बहुत अच्छे से रखा, उसकी तरफ बड़े अटेंटिव थे, उसको प्यार भरी बातें भी बोलते थे, अच्छा कहते थे, अटेंशन पॉजिटिव दी। दूसरे को नेगेटिव अटेंशन दी, यानी उसके साथ हमेशा गुस्से भरी बातें करते थे, जस्ट टू शो कि इस चीज़ में भी जहाँ अल्लाह ताला ने जान रखी है, पनपने की, फूलने की सलाहियत है, तो हमारे कहे हुए अल्फाज और हमारा फोकस और एनर्जी उस पर क्या फ़र्क लेके आता है। लेकिन सबसे अहम हिस्सा जो तीसरा पौधा था, उन्होंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। नतीजतन जिसको बड़ा अच्छे से रखा, जिसकी हिफाजत की, जिसको पॉजिटिव चीज़ें कहीं, वो बड़ा खूबसूरत, फलदार, अच्छा पौधा बन के निकला। ऑन द अदर हैंड जिस पे गुस्से का इजहार किया, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन बहरहाल उसने भी कोई ना कोई शेप पकड़ ली। लेकिन जिस पौधे को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, वो दरअसल बिल्कुल रॉट करके ख़त्म हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। और ये चीज़ हमें इस तरफ बावर कराते हैं इनका एक्सपेरिमेंट कि अगर आप तवज्जो देंगे, मोहब्बत से काम लेंगे, तो यकीनन चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। गुस्से, ज़बरदस्ती से भी कुछ ना कुछ हाल अहवाल बन तो जाता है, लेकिन वो कोई प्रोडक्टिव या इफ़ेक्टिव सिस्टम नहीं होता। लेकिन असल मौत आपकी इंडिफरेंस या एपैथी की तरफ होती है। और इस वक्त शहर कायद के रेजिडेंट्स जिस बात का गिला कर रहे हैं, जिस बात का शिकवा कर रहे हैं, वो यही नेग्लिजेंस है, जिसको अगर कहा जाए कि ये मुजरिमाना गफलत है तो गलत नहीं होगा। कई एडमिनिस्ट्रेशंस आई, बदली, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मसाइल हल होने के बजाय थोड़े दिनों के लिए स्टिच इन टाइम तो मिला, लेकिन उसका कोई देर पा इफ़ेक्टिव सोल्यूशन ना निकल पाया। इसकी क्या वजूहात रही हैं, और अब क्या ये वेकअप कॉल है शहर की और सूबाई इंतज़ामिया के लिए, और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत के लिए या नहीं, ये जानेंगे। आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले सिंध कैबिनेट का हिस्सा हैं जनाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और जानेंगे कि अब किस तरफ को मामलात बढ़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ कमेटीज़ तक लिमिटेड रहेंगे या वाकई ऑन द ग्राउंड हम चेंज देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। हमारे साथ तैमूर साहब अभी आने वाले हैं। आई थिंक राब्ता बहाल किया जा रहा है, लेकिन एक दफ़ा फिर इस बारे में बात करना चाहूँगी जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी कि मास्टर प्लान ऑफ कराची मिसिंग है। चाइना कटिंग, तहफ़्फ़ुज़ात, इंक्रोचमेंट्स का हम अक्सर जिक्र करते हैं, और उसका नंबर वाकई जो थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी वो अलार्मिंग है। कोई भी सिटी इंतज़ामिया या सूबाई इंतज़ामिया अगर इस पे काम करने की कोशिश भी करती है तो 30 साल के लगभग हिस्से में ये इंक्रोचमेंट्स बढ़ी हैं। इसके कुछ अंदाज़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कराची में 10 से 12 लाख घर इसी तरह की इंक्रोचमेंट्स की ज़मीनों पे अभी है मौजूद, और इसमें आबादी की अगर बात की जाए तो 50 से 60 लाख लोग इसमें रहते हैं। ये इमिग्रेंट्स भी हैं। इमिग्रेंट से मेरी मुराद है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए लोग जो यहाँ पे काम के सिलसिले में आते हैं। सबसे वो तबका है जो अंडर सर्व तबका है। इनके पास कोई सहूलियात मैसर नहीं है। बेशक आप इनको कहें, पहले आप इनको मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं कि जी इंक्रोचमेंट की ज़मीन पे रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पे आलीशान बंगले बने हुए हैं। ये शैंटी टाउन्स हैं, स्लम एरियाज़ हैं, जिसमें ना साफ़ पीने का पानी है, ना बिजली है, ना प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम्स हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये लोग रहने पर मजबूर हैं। अब जो आपका ये लोएस्ट स्ट्राटा है
इसको भी अगर आप यानी यहाँ से कहीं उठा के रखने की कोशिश करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो काम है, जो इनहुड है, जो इनका ज़रिया आमदन है, वो उसी इलाके के करीब होगा। या तो ये वहीं के एडजॉइनिंग बेटर एरियाज़ में मुलाजमत कर रहे होंगे, कोई घर की सफाई पर मामूर होगा, कोई ड्राइवर होगा। इनको आपको उठा कर शहर के किसी फार फ्लंग एरिया में, सबअर्बन एरिया में शिफ्ट आप नहीं कर सकते। तो ये शहरों के बीचों बीच जो इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, इनका हल क्या है? मुझे याद है अभी हम थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। जब वो मेयर थे तो उन्होंने कहा कि ये कराची एक ऐसा शहर है जिसको आप घर से तशबीह दें कि उस घर में आपने रहना भी है और उसमें रहने के काबिल भी वो नहीं है, तो उसमें जो मुरम्मती काम है, जो तामीराती काम है, वो रहने के साथ साथ करना है ताकि उसकी एक्टिविटीज़ भी मुतासिर ना हो और आप ये काम भी सरअंजाम दे पाएँ। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये मुजरिमाना गफलत है, कुछ ना कुछ एक तरह से इक्वलाइजिंग फोर्स हमारे अपने ऊपर भी इसकी ज़िम्मेदारी आती है कि हमने क्या किया वाइल वी आर हेयर एज रेजिडेंट्स। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे भी इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप सुनाइए, आप शहर के जिस हिस्से में हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ अल्लाह का शुक्र है, वैसे ही ड्रेन कुछ ठीक है, मेरे हॉक्स बे साइड पे है, तो सड़क नाम की तो खैर पहले ही यहाँ कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, 3-4 रोज से मैं ये देख रहा हूँ कि वज़ीर आला साहब या कुछ और जो हमारे अथॉरिटीज़ कहते हैं कि हमें एहसास है और हम आप लोगों के साथ हैं। ये कैसे हो सकता है कि ना इन्होंने अपने बच्चों के साथ रात बाहर गुजारी हो मच्छरों में बगैर लाइट के, और ना इनकी मिडनाइट स्नैक्स बंद हो, ना इनकी लग्जरी लाइफ बंद हुई हो, जब भी जाते हैं बगैर कुछ कहे सब कुछ आगे आ जाता है। इन्हें एहसास कैसे हो सकता है? ये मैं बड़ा हैरान हूँ। फिर ये कहा जाता है कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसे लगता है जब दो लोग आपस में लड़ रहे हों तो दूसरा बंदा फिर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये हालात हैं। ये जब बारिश हो, तबाही आ जाए, फिर हम कहें कि हम ये काम करेंगे। देखिए, काम होना चाहिए ऐसे। अगर आप ये देखें, असेंबली नई हमारी बिल्डिंग बनी, दिनों में खड़ी हो गई, उसके साथ एमपीए हॉस्टल है 20-25 मंजिल का भी, उसको आप करें, अपने दिखाएं, वो दिनों में खड़े हो गए। उनके लिए बजट, उनके लिए तवज्जो, उनके लिए सारे काम हो, कहां से आते हैं? और ये वो पैसा जो अवाम आज मांग रही है, ये किसका पैसा है? ये अवाम का ही पैसा है, और ये लोग भी तो उसी को खा पी रहे हैं। तो कुछ तो एहसास होना चाहिए कि कभी जो बच्चों के, जिनके घर भी नहीं रहे, रोजगार भी नहीं रहा, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका जो दर्द और जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, उसका इनके ऊपर कोई वजन नहीं आएगा। इन्होंने अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं देना। वहाँ जहाँ पे ये नुमाइंदगी कर रहे हैं सवाम की। आपका सवाल बिल्कुल बजा है कि जब सिंध कैबिनेट की तेज़ीन और आराइश का मामला था, हमें पता है कि उसके भी नंबर्स फिगर्स फ्लोट किए गए थे। कायम अली शाह साहब सीएम थे उस वक्त जी, और कहा यह जा रहा था कि करोड़ों रुपया, लाखों रुपया इस पर लग रहा है उस इमारत को बेहतर बनाने के लिए, उसकी तेज़ीन और आराइश के लिए। तो सवाल यही पैदा होता है कि अगर आप एक घर के बाशिंदे हैं, एक घर में ख़ानदान की तरह साथ रहते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि किसी की दवाई से पहले कहा जाए कि नहीं जी ऐसा करते हैं कि रंग रोगन करा लेते हैं इस मकान के ऊपर। सो यू राइट, प्रायोरिटीज़ के बारे में सवाल किया जाना बहुत अहम है। राशिद साहब, इस वक्त जिन लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ है, पहले ही हम बात कर रहे थे कि 4-5 माह से स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार बंद हुआ था, और अब सूरत हाल ये है कि जिन लोगों के कारोबारी गोदाम थे, जगहें थी जिस पे बहुत पैसा खर्च किया गया था, उस पे अब वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है, एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलर का। आगे बढ़ते हैं जी। मुझे बताया जा रहा है तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे, मेंबर हैं ऑफ द सिंध कैबिनेट। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। वालेकुम सलाम जी। तैमूर साहब, इस वक्त नागहानी आफत का सामना है कराची शहर को भी और सिंध एट लार्ज को भी। मुझे ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाद लोगों को इंतज़ार था कि आशूर गुजर जाए, उसके बाद फिर कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा से रवा दवा होंगी। आप क्या समझते हैं जिनका कारोबारी नुकसान हुआ है? बड़ी तकलीफ दे वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं कि कोई कह रहा है कि मेरा गोदाम, मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, ये सैलॉन लगाया था, ये छोटा सा कारोबार सेटअप किया था, सब कुछ बह गया। कुछ अभी तक उसके ऊपर प्लानिंग शुरू हुई है? इन लोगों को रिलीफ देने की कोई बात सोच रही है सिंध गवर्नमेंट? हाँ जी, बिल्कुल हम सोच रहे हैं। हमने सिंध के 20 डिस्ट्रिक्ट्स को, 20 अजला को ऑलरेडी कर दिया है डिक्लेयर आफत ज़दा।
कराची के काफ़ी इलाकों को हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। और ये तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साल था 2020। पहले कोविड-19 पेंडेमिक जिससे हमने बड़ी मुश्किल से डील किया, और ऑफ कोर्स सिंध सबसे आगे था सारे मेजर्स लेने में। उसके बाद फिर ये मानसून तो नहीं कहूँगा, एक नेचुरल कैटास्ट्रोफी है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो आया है। 450 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुकी है। और वैसे नॉर्मली तो बरसातें होती हैं, हर साल होती हैं, पर 90 साल का रिकॉर्ड जो है वो हमने आज जो है ना इस बरसात के बाद ब्रेक कर दिया। तो सिंध गवर्नमेंट इज़ देयर। हमारी सबसे पहले तो एक ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हम रेस्क्यू सर्विसेज में कामयाब हो जाएं। जो लोग अपना फंसे हुए थे उन सबको हमने बाहर निकाला है। सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, सिंध पुलिस नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं, पर पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, वो सब हमारे साथ थे, हमारी मदद कर रहे थे। एनडीएमए हमारे साथ था। तैमूर साहब, प्रिपेयर्डनेस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इस पे काफ़ी शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह थर्सडे के बाद हमने देखा कि उस तरह के हैवी शावर्स फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं आए, लेकिन ये 3 रोज़ गुजर गए। लोगों ने कहा जी 72 घंटे 80 घंटे गुजर गए, और काफ़ी जो शहरी हैं, मकीन हैं मुख्तलिफ इलाकों के, वो कंप्लेन करते रहे कि उन तक तो कोई नहीं पहुँचा। मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि हमने सारे डीसीज को पावर्स दे दिए थे, वो जो भी अहकामात जारी करना चाहें कर सकते थे। उनके साथ साथ हम जितने भी सिंध काबीना के वुज़रा हैं, हम सबको एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया था। मैं फोकल पर्सन हूँ डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का। बात तो सिर्फ कराची की होती है, पर बात होनी चाहिए उमरकोट की, मीरपुर खास की, बदीन की, जहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही आई है। यहाँ पर तो कराची में तो अगर बरसात आई है तो लोगों के साथ बहुत इश्यूज हैं, उनकी जमा पूंजी चली गई, उनके घर खराब हो गए। पर अगर आप आए टूवर्ड्स रूरल सिंध, तो वहाँ पर तो जो हम फसल उगाते हैं जिससे हमारा पूरे साल का गुजारा होता है, हमारे पूरे क्रॉप्स तबाह बर्बाद हो गए हैं। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में भी मेरे ख्याल से 90% क्रॉप तबाह हो गया है। तो इश्यूज आपके कराची के भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके रूरल अर्बन दोनों जगह पर हैं। आपके पास कराची में अर्बन फ्लडिंग हुई है, पर आपके पास सिंध में इन द अर्बन सिंध एज वेल एज द रूरल सिंध तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। और सिंध हुकूमत इज़ ऑन इट्स वे। हमने ऑलरेडी, क्योंकि इसीलिए डिक्लेयर किया है अपने ज़िलों को आफतज़दा, ताकि जिन हमारे छोटे ग्रोअर्स को जिन्हें क्रॉप्स लगाए थे, उन सब का जो है वो लोन्स पे क्रॉप लगाए थे, वो लोन्स उनके माफ़ होने चाहिए। अगर माफ़ नहीं हो सकते तो कम से कम नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन होने चाहिए। जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो इंटरेस्ट खत्म होना चाहिए। यही मेरे ख्याल में प्ली और सिफारिश में कराची का कारोबारी तबका भी कह रहा है। उन्होंने कहा कि 1 साल तक हमें टैक्स से रिलीफ दिया जाए। उन्होंने यानी लोन्स तो नहीं लिए हुए थे, वे तो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी इतनी सख्त नहीं रही, पहले 5 महीने स्मार्ट लॉकडाउन में कारोबार बंद रहा, और अब जो तबाही आई है तो रहा सहा कारोबार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सब तबाह हो गया। आप क्या कहेंगे कि उनको इस तरह की कोई साल भर की या कोई टैक्स रिलीफ मिलने, टैक्स हॉलिडे मिलने का इम्कान है? ये हक बनता है कराची के अवाम का, कराची के नौकरी पेशा अफराद का, कराची के बिजनेस फील्ड से रिलेटेड लोगों का ये हक बनता है कि उन पे जब उनने कुछ कमाया ही नहीं है तो उनसे टैक्स लेना तो बहुत ही बड़ी ज्यादती होगी। और ये बात सिंध काबीना के आने वाले इजलास में हम ये बात रखेंगे, और मुझे यकीन है शाह साहब जो है इस बात पे एग्री करेंगे। तैमूर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, आईटी और हमारे मवासलाती निज़ाम से लिंक्ड है। लोगों ने कहा कि जब सिंध को, कराची के कई अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया, तो फिर 9 और 10 मुहर्रम में यूजली जो सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए नेटवर्क्स को जैम कर दिया जाता है वो ना किया जाए। इस पर हमारे पास बड़े मिले जुले तासुरात आ रहे थे, बड़े मिले जुला हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। क्या सिंध हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को नेटवर्क्स जैम किए थे या नहीं किए थे, या ये जो बारिश की वजह से तबाहकारी आई उसकी वजह से नेटवर्क्स डिस्टर्ब्ड हैं? सिद्रा साहिबा, देखें ऑलरेडी आपने देखा था कराची का क्या हाल हो चुका है। कराची में 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन कहीं जो है सो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो किस मुसीबत से, किस तकलीफ से कराची की आवाम गुजरी वो तो आपके मेरे सामने है जी। तो जहाँ की बात आपके एक सोशल प्रोटोकॉल होता है हमारा, जब भी ये जुलूस होते हैं तो हम वी मेक श्योर कि वहाँ पे कनेक्टिविटी, बेसिकली तो फेडरल सब्जेक्ट है, पर हम इन्फोर्स कराते हैं होम डिपार्टमेंट के थ्रू कि कहीं पर भी
ये फ़ोन के नेटवर्क्स ना चलें ताकि कोई सिक्योरिटी इश्यूज ना हो। बहुत सारी एजेंसीज हैं बैरून मुल्क जो कोशिश करती हैं कि ऐसे वक्त पर कोई ना कोई हमारे साथ ज्यादती करे, कोई नुकसान कर दे हमारा। तो हमने प्रोटोकॉल अपना वही रखा हुआ था। मवासलाती निज़ाम वैसे ही नीचे था, ना लैंडलाइंस चल रही थी, ना फ़ोन लोकल लाइंस भी चल रहे थे, ना वैसे ही चल रहे थे आपके मोबाइल नेटवर्क्स पर। ये हमारा प्रोटोकॉल था जो हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी कहा गया था कि हमें डाउन रखना है। पर हालात ऐसे थे कि हम खुद ही कंफ्यूज थे कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए और किस तरह से इस वक्त को गुजारें। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम अच्छी तरह से गुजर गया। कोई ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज हमें नहीं हुए जो हमें डर था कि हो सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब फॉर लेटिंग अस नो अबाउट इट। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कई जगह पे नेटवर्क्स मवासलाती निज़ाम की ये जो बारिश की वजह से तबाहकारी थी उसकी वजह से मुतासर हुआ, लेकिन सोशल प्रोटोकॉल को और सिक्योरिटी मेजर्स को ऑब्जर्व करते हुए जहाँ से एटलीस्ट वो मरकज़ी जुलूस निकल रहा था वहाँ पर नेटवर्क्स भी जैम की गई थी। बहुत बहुत शुक्र मौजूद होने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि सिंध काबीना इन मामलात को उठाती रहेगी। अब हमारे साथ मौजूद हैं द फॉर्मर मेयर ऑफ कराची एंड ऑफ कोर्स द लीड स्पोक्सपर्सन फॉर PSP। हमारे साथ हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। अब आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मुस्तफ़ा साहब, बहुत तकलीफ से गुजरा है कराची पिछले 80-70 घंटों में। क्या कहेंगे इस वक्त, क्या सूरत हाल है, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? रेस्क्यू अभी भी चल रहा है या रिलीफ की तरफ जा रहे हैं, रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं? आपके इनिशियल थॉट्स ऑन दिस एंटायर फियास्को? इस पूरे इस फियास्को को आपको एक स्ट्रेटेजिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पर लेना चाहिए। और अगर आप अभी इसी तरह से फायर फाइटिंग करके निकल जाएंगे और रेस्क्यू का और रिलीफ और ये सारी बातें करके निकल जाएंगे तो फिर हम किसी नए डिज़ास्टर का इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर जब नया डिज़ास्टर आएगा कोई, फिर लोग मरेंगे, लोग तबाहाल होंगे, फिर दोबारा कैमरे लग जाएंगे, फिर हम उसके बाद ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो ये तो कोई सरप्राइज़ नहीं है वो जो कुछ भी हुआ है सब कुछ, इसलिए कि हमारे यहाँ पर कुछ बेसिक से फ्लॉज हैं और उन फ्लॉज को अगर सही नहीं किया गया तो ये सिस्टम नहीं चलेगा और ये शहर नहीं चलेगा। बिल्कुल। और कल मैं एक डिस्कशन में मौजूद थी मुस्तफ़ा जी, तो मैं आप ही की बात को कोट करी थी। व्हेन यू वर मेयर, आपने कहा कि जी पूरे शहर कराची के लिए एक स्नॉर्कल व्हीकल है। आज मुझे ये भी नहीं पता कि वो भी है या नहीं। सवाल ये नहीं है कि कुदरती आफत आई या नहीं, बेशक ये एक अनहोनी थी हमारे लिए। 230 मिलीमीटर बारिश कराची शहर में चंद घंटों में आई तो इस तरह की फ्लडिंग होनी थी। लेकिन फिर 3 दिन गुजर जाने के बाद हमारी क्या रिस्पॉन्स हमारे लिए किसी भी डिज़ास्टर के लिए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिवनेस थी, हम कितने रेडी होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, द फॉर्मर मेयर ऑफ कराची। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। मुस्तफ़ा जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, हमने कहा कि थर्सडे को रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई, 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये एक कुदरती आफत थी, यकीनन हम इसको मानते हैं। लेकिन उसके बाद 3 दिन गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई दोबारा, हालांकि तवक्को थी। हमारा रिस्पॉन्स टाइम कि हम कितने तैयार थे फिर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि NDMA भी मुतहरिक था, तमाम जितने इदारे हो सकते थे, पाक अफवाज ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला, रज़ाकाराना तौर पे छिपा, ईदी, ये तमाम लोग भी मैदान में उतर आए। लेकिन हम कितने तैयार हैं ऐसी किसी भी कुदरती आफत से निपटने के लिए? देखिए, जब ये मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई थी कि भाई ये बारिशें होने वाली हैं, तो ये कोई सरप्राइज़ तो नहीं था, हमें पता था कि बारिशें होने वाली हैं। और आजकल तो तमाम चीज़ें पहले से बता दी जाती हैं।
अनफॉर्चुनेटली उसकी जो तैयारी करनी थी वो नज़र नहीं आई, जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने थे वो नज़र नहीं आए। मैंने एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई अपनी हम्बल कैपेसिटी में। हमें जब ये तमाम हमारे ज़माने में ये होता था तो हम बाकायदा उसकी एक 2-4 दिन पहले मीटिंग हो जाती थी, फिर हम राउंड द क्लॉक ड्यूटीज़ असाइन कर देते थे, अफसरों को डिप्यूट कर देते थे। फिर जहाँ जहाँ हमें पता होता था कि भाई बारिश होगी तो फला जगह पे लाइट जाएगी, तो हमारे कुछ पंपिंग स्टेशन है जो कि बड़े क्रिटिकल होते थे, जिनका चलना बहुत ज़रूरी होता था। हम वहाँ पर पहले से बारिशों से पहले से जनरेटर पहुँचाया करते थे, वहाँ पर उसको ऐसी जगह पे रखते थे कि अगर पानी आ भी जाए तो उस जनरेटर को न रोके। अगर वो फर्ज करें कि क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन है एक, अगर वो पंपिंग स्टेशन अगर रुक जाए तो पिछले 8 टाउन्स का पानी जो है वो बैक हो रहा होता था। कुछ भी कर लें शहर में आप वो पानी, और फिर जब बारिशें हो जाती हैं तो आपकी व्हीकल मूव नहीं हो सकती, आपकी मशीनरी मूव नहीं हो सकती। तो पहले से कैंप्स लगा दिए जाते थे कुछ स्पॉट्स पे, और वहां पर अफसरों को और मशीनरीज को डिप्लॉय कर दिया जाता था। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पर। शहरियों को जब ये मुश्किलात आई तो ये शहर पैरालाइज हो गया कि किसको कॉल करें, कहाँ जाएं। सैकड़ों लोगं ने हमें कॉल किए हैं जबकि उसको पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हम अपनी फरियाद करें किसको। तो आई थिंक इस मामले में इस लेवल पे मसाइल होना मसला नहीं है। मसाइल के ऊपर जो एक इल प्लानिंग है और एक ना समझी है, उसका होना बड़ा मसला है। तो मैं समझता हूं कि ये तो नजर आया शहरियों को कि उनको ये नहीं नजर आया, कि उनको ये नहीं लगा कि भाई कोई उनके लिए, उनकी दाद रसी के लिए नंबर। अच्छा, मसाइल और इख्तियारात, इसकी रस्साकशी तो चलती रही। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी वो मेयर ऑफ कराची वसीम अख्तर साहब के बयानात, जब उन्होंने कहा कि मेरे हैंड्स बिल्कुल टायर्ड हैं, हमारे पास तो एक झाड़ू खरीदने तक के भी वसाइल नहीं है। आपने भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी रद्दोबदल भी आया है बल्दियाती निज़ाम में, बल्दियाती इख्तियारात में कमी भी है, लेकिन उनका ये क्लेम कि उनके हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं, ये आप किस हद तक मानते हैं कि ये दुरुस्त हैं? जी, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। अगर कराची वाले कहें कि भाई आप सड़कें क्यों नहीं बना रहे, आप अंडरपासेस क्यों नहीं बना रहे, आप फ्लाईओवर्स क्यों नहीं बना रहे, इस नए स्कूल और कॉलेजेस क्यों नहीं बना रहे, तो अगर वो कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं, तो शायद मैं थोड़ी देर के लिए बात मान लूँ। लेकिन अगर उनसे कहा अभी तो मैं और आप क्या मसला डिस्कस कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट क्या मसला डिस्कस कर रही है, या वज़ीर आज़म ने NDA में किस लिए भेजा, भाई नालों की सफाई के लिए, कचरा उठाने के लिए। इन 2 चीज़ों का इख्तियार तो इस मेयर और इनकी जो 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन इनके हैं, सेंट्रल का, कोरंगी का, वेस्ट का और ईस्ट का, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से अब 7वां जो हो गया, तो उसके चेयरमैन इनके पास हैं। 130 इनके पास यूनियन काउंसिल के मेंबरान हैं, 105 लाख रुपए हर महीने उनके यूसी नाज़मीन को मिलते हैं, और इनके पास 100% नालों की सफाई का इख्तियार, 100% कचरा उठाने का इख्तियार इनके पास है। और इतने पैसे हैं कि ये शहर की मेंटेनेंस कर सकते, इतने पैसे हैं कि ये नालों की सफाई कर सकते। मसला इनके इख्तियार का नहीं था, लोग हैं और इन्होंने करप्शन की है, और इनको इनका नाम ECL पे डाला जाना चाहिए। इनको अगर लंदन का भी आप मेयर बना देते, ये वहां पे भी यही बातें कर रहे होते, वहां के भी इख्तियारात लेकर कहते कि भाई यहाँ पे भी जो हमारे पास कचरा उठाने के इख्तियारात नहीं है। तो अगर इनके पास इख्तियारात नहीं थे तो 4 साल के बाद रोने की जरूरत नहीं थी, 1 साल के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और घर चले जाते। कोई मूवमेंट नहीं चलाई उन्होंने इख्तियारात लेने के लिए, कोई बाहर नहीं निकले, अपने काउंसलर्स को लेकर बाहर नहीं निकले, अपने पार्टी के वर्कर्स को नहीं बुलाया, शहरियों को नहीं बुलाया। तो ये बिल्कुल गलत बयानी है, मैं इस वाली बात को बिल्कुल नहीं मानता। आज भी हाँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ले लिए हैं जो कि नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल इस वाली ये बात ठीक है। वजीर आला का काम नहीं है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का वो इंचार्ज बन जाए, या वो वजीर आला का काम नहीं है कि भाई वो बिल्डिंग कंट्रोल का के वो हेड बन जाए, या मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को वजीर आला ने बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक जो अंडर दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। मैं समझता हूं कि जो इदारा मास्टर प्लान का जो कि वॉच डॉग था, जो कि सबकी चोरियां रोकता था, उसको आपने चोर के अंडर में दे दिया, यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर में दे दिया। ये वो तमाम, और इसी तरह से इख्तियारात जब आपके पास वसाइल मिलते हैं NFC अवार्ड की सूरत में, PFC अवार्ड नीचे वो नहीं देते। आपको 18वीं तरमीम में इख्तियारात मिले हैं, डिपार्टमेंट मिले हैं, आपने सूबों को खुद मुख्तारी के नाम पर नए डिस्ट्रिक्ट्स में और यूनियन काउंसिल में आपने इख्तियारात नहीं दिए। ये वो मसाइल है। फिर आपने 18 टाउन्स थे, यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज निज़ाम था, आपने उसको खत्म करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 2013 में जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। उन डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट से नाला निकलकर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे, एक ने अगर काम कर लिया अगले ने काम नहीं किया, आपस में कोई लिंकेजेस नहीं है। ये वो मसाइल हैं जो बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें कसूरवार है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरे पास कचरा उठाने के और झाड़ू खरीदने के पैसे नहीं, तो वो बदकार है और झूठ बोल रहा है।
आप क्या समझते हैं कि मेयर ऑफ कराची एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इतने डिज़ास्टर से हम गुजरे हैं, इस वक्त विफाक में और सूबाई हुकूमत में एक चपकलिश का भी माहौल है, क्या समझते हैं कि मेयर ऑफ कराची का एहतसाब होगा, उनसे जवाबदेही की जाएगी इन मामलात की? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर बहुत बड़ा जुल्म होगा और जो एहतसाब, लेकिन ये अभी करेगा कौन, इसलिए कि भाई ये सूबाई हुकूमत वाले जो लोग हैं इनका भी एहतसाब होना चाहिए। इन्होंने ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं, हजारों अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, इनका भी हिसाब होना चाहिए, मेयर का भी हिसाब किताब होना चाहिए और एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल ये भी है कि हम जानते हैं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इसके अंदर हर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स बसता है और हर एक का इस वक्त दुख साझा है। एक आप देख रहे होंगे इस वक्त बात की जा रही है कि CBC और DHA के दफ्तरों के सामने आज प्रोटेस्ट करेंगे, और मैं बड़ी हैरान थी मुस्तफा कि हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक बड़ा अजीब सा डिस्कोर्स देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं अब जी पता चला अमीरों को कि हमारा दुख क्या होता है। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? यानी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, लेकिन इसमें भी एक तबकाती फर्क नजर आ रहा है। देखिए, इस तरह की बात करने वाले लोग तो आपको हमेशा हर माशरे में रहते हैं और रहेंगे, इस पर परेशान नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं तो फिर जो है लोगों की बातों पे नहीं आना चाहिए। लोग तो इसी तरह के रहते हैं। अब बड़े बड़े पैगंबरों के ज़माने में भी जो है वो लोग रहे, उनको नहीं मानने वाले लोग रहे, तो हक और सच को नहीं मानने वाले लोग हर दौर में हर जगह जो है वो रहेंगे। इस पे परेशान नहीं होना चाहिए और इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करनी चाहिए कि आप लोगों को अपना कायल, भाई कुछ लोगों को आप किसी ऐसे बंदे को जो कि इल्म नहीं रखता हो, उसको तो आप नॉलेज देकर आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुनाफिक है, उसको पता है सब कुछ लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा, नहीं मानता है, तो उसको आप उस पर ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। मैं तो इस थॉट का मानने वालों के एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो दुनिया भर में बात की जा रही है जो पाकिस्तान ने भी कब मुलाजमतें देना हुकूमत का काम नहीं होता, तो आप अपना कारोबार करें। और इस पर हमने देखा कि कंसिस्टेंटली पिछली हुकूमत ने भी और इस हुकूमत ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अनाउंस किए। यूथ बिजनेस लोन की बात की गई। इस वक्त जो कराची का बिजनेस हब माना जाता है, सबसे बड़ा कारोबारी तबका स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जहां सबसे ज्यादा हैं, यानी कराची शहर में पिछले 5 माह पहले स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस कारोबार मुतासिर रहे और अब बारिश की तबाहकारी की वजह से लोगों के गोडाउन, दुकानें तकरीबन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। क्या रिलीफ उनको दिया जाएगा? टैक्स हॉलिडे दी जाएगी? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज़रिया मार्च, ज़रिया आमदन कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ है इस कुदरती आफत की वजह से। क्या कोई टैक्स हॉलिडे या रिलीफ दिया जाएगा? मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। सुनवाई होनी चाहिए। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत कोई मदद के लिए पहुँचेगी कराची के कारोबारी तबके के लिए आपके ख्याल में? बीइंग कराचियाइट तो हमें हमेशा डाउट ही रहता है और हमारे तजुर्बात जो है वो अच्छे नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। कराची के साथ जो है वो जो ट्रीटमेंट है वो अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं है और जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हम यहाँ के ताजिर खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ पे दिया जाता है और सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है, सबसे कम खर्च होता है वो यहाँ पर खर्च होता है। तो हर मामले में हमारे साथ तो जो है ये शहर के लोगों और कारोबारी लोगों के साथ जो है वो मामला ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी जो बात हो रही है कि भाई नए गवर्नमेंट का काम, यकीनन मैं इस वाली बात से फिलॉसफी से एग्री करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट्स जॉब इज नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन बिजनेस, आई मीन दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस। यस, तमाम लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा सकती, आपको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो आपको इनकरेज करना होता है। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, कैटलिस्ट का रोल प्ले करना, लेकिन नए कैटलिस्ट रोल क्या प्ले करेंगे, फैसिलिटेटर क्या बनेंगे? यहाँ तो बने बनाए चलते हुए बिजनेसेस को संभालना और उनको अब मजीद जो है वो चलाना एक अजीब कश्मकश, एक अजीब इम्तिहान में आ गए हैं। तो नए बिजनेसेस तो उसी वक्त इनकरेज करेंगे ना। अब जब आप समझते हैं मुस्तफा साहब, क्योंकि आखिरी मिनट है मेरे पास के ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है इसको डायरेक्ट करना चाहिए, है ना। ये एंटरप्रेन्योरियल हब है। इस वक्त हम देख रहे हैं कराची की फर्नीचर मार्केट, खाने पीने की दुकानें, लकड़ी का काम जहां पे होता है, आपकी पब्लिशिंग हाउसेज, आपकी वॉल स्ट्रीट जिसको कहा जाता है पाकिस्तान की, सब तबाह है। ये फंड यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होने चाहिए। आप कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करें, कामयाब नौजवान और वोटेवर, लेकिन आप उसके लिए प्लेटफॉर्म तो बनाएंगे ना, बेस तो बनाएंगे ना, और बेस है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप जहाज के लिए रनवे नहीं बना रहे तो आप कितना ही अच्छा जहाज उतारेंगे कहाँ उस पर? आपका प्लान कुछ भी हो भाई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया हुआ कराची को, पानी नहीं है, बिजली